तो आर्टिकल का ओवरव्यू और इसी के साथ में कंप्लीट आर्टिकल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ये आज का द हिंदू जो डिस्कशन है उसका सेकंड पार्ट है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूं इस वाले पार्ट के अंदर में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और वहीं से ही स्टार्ट करूंगा जहां पर हम लोगों ने पहले वाले आर्टिकल में जहां पर वीडियो इंटरप्ट हुई थी। ठीक है, तो वो जो वीडियो थी वो कंप्लीट एक आर्टिकल जो वहां पर थोड़ा सा इसका भी ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया था, वो बीच में इंटरप्ट हो गई वीडियो, तो उससे आगे मैं यहां पर आगे स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बात करते हैं, एक बार इस आर्टिकल को देख लेते हैं। हम लोग बात करते हैं यहां पर क्लाइमेट गोल के बारे में। इंडिया का जो क्लाइमेट गोल है वो सही ट्रैक पर है, पर लेकिन आगे आने वाले टाइम में पैसों की जरूरत पड़ेगी अगर इसको कंटिन्यू आप लोग को रखना है तो। यानी कि आज की डेट में अगर कोई काम आप लोग स्टार्ट कर देते हैं, मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि चलिए मिलकर जो गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेशन देते हैं, तो स्टार्टिंग में तो चलिए हम लोग जैसे तैसे इकट्ठा कर लेंगे पैसे, पर लेकिन अगर लंबे समय तक उसको सस्टेन रखना है तो उसके लिए एक प्रॉपर रेगुलर रिवेन्यू चाहिएगा। स्टार्टिंग में चलिए मैं बोलूं कि चलिए 50,000 रुपए मैं देता हूं, 500 रुपए आप लोग इकट्ठा करिएगा, उसके बाद में बच्चों को हम लोग किताबें और स्कूल के बैग पहुंचाएंगे। चलिए स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट हम लोगों ने, पर लेकिन कुछ दिनों बाद में चीजें जो है वो यहां से डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ बच्चे नहीं दे पाएंगे, हो सकता है कभी मेरे साथ में भी कुछ बुरी कंडीशन हो जाए, मैं भी यहां पर कंट्रीब्यूट न कर पाऊं, पर लेकिन अगर परमानेंट कोई एक रिवेन्यू सोर्स रहे तो हम लोग उसको आगे निकाल कर ले जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्लाइमेट गोल को अचीव करने की तो बात की है, वो तो सही ट्रैक पर चल रहा है, पर लेकिन आगे कंटिन्यू रखने के लिए कि सोलर पैनल हम लोग किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर हम लोग को फोकस करना है, तो सोलर सिस्टम को कैसे आगे लेकर चलना है, कोयले से कैसे बाहर निकलना है, जो बाहर की कंट्री पर हमारी डिपेंडेंसी है वहां से कैसे हटना है, उसके चलते हमको एक इन्वेस्टमेंट चाहिएगा और वो इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। तो मैंने जैसे आप लोगों से यहां पर बात की थी, जब हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी कंट्री में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनका मतलब यह है कि सोसाइटी को कैसे सस्टेन रखना है, यानी कि सोसाइटी को कैसे एक अच्छी सोसाइटी बनाना है जिसमें से गरीबी हटानी है, भुखमरी हटानी है, अच्छी एजुकेशन देनी है। तो इसी में से 13वां जो गोल है ये क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। 14वां जो गोल है यहां पर ये लाइफ बिलो वाटर और 15वां जो गोल है यहां पर ये लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात करता है। तो ये आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अभी इसी के बारे में ये आर्टिकल क्यों आया है, मैंने आप लोगों को बताया था ये इसके बारे में आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन हुए, तो उसी के चलते अब उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि 5 साल में हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया है। वो नहीं कहते कि एक बार आप लोग अपना 3-4 महीने तक तैयारी करने के बाद में चेक कर लो कि यार सही डायरेक्शन में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर उसको ढंग से चेंज करो। तो क्लाइमेट एम्बिशन जो समिट है यहां पर ये यूएन के द्वारा को चेयर की गई। को चेयर का क्या मतलब है, यानी कि एक तरीके से कोई और भी था यहां पर, तो यहां पर एक तरीके से यहां पर बोला गया को कन्विंस, तो यहां पर एक का मतलब कोई और भी था यहां पर। ठीक है, तो यहां पर कोई और कौन था इसके साथ में मिलकर, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर यूएन के साथ में मिलकर एक और कंट्री था, उसका नाम था फ्रांस, और एक और कंट्री था जिसका नाम मैंने आप लोगों से पूछा था, उसका नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, जो मॉर्निंग में वीडियो आती है 4 बजे उसमें मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था ये, तो क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप लोग। ठीक है, जो नेशनल प्लेज यानी कि एक प्रतिज्ञा जो यहां पर ली थी कि हाँ हम लोग को जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, वो कमिटमेंट जो था वो एक सही डायरेक्शन में चल रहा है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ही बताया गया कि हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और 2 पिलर यानी कि 2 पहिया पर हमारी गाड़ी चल रही है, एक तो है रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, यानी कि जो जंगलों का एरिया है वो हम लोग बढ़ा रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा, उससे यह फायदा होगा कि जो कार्बन एमिशन है, एक तरीके से आप लोगों ने पूछ चुका, आप लोगों ने पढ़ा ना कि जो पेड़ है वो ऑक्सीजन एमिट करते हैं, एक तरीके से ऑक्सीजन निकालते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है पेड़ अगर लगाएंगे तो काफी फायदा पहुंचाएंगे। तो इसके चलते जो एक तरीके से जो गोल है ये यहां पर बिटवीन ये 33 से 35 जो अब % ऑफ द जीडीपी की बात की जा रही है, 2030 तक का टारगेट है हमारा। और आप लोगों को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है यहां पर ये जिनको एसडीजीज आप लोग बोलते हैं, ये भी 2030 तक की इनका टारगेट है अचीव करने का। अब देखने वाली बात है कितना अचीव कर पाते हैं और कितना नहीं कर पाते हैं। एमिशन गैप रिपोर्ट जो यहां पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसमें इंक्लूड किया गया इंडिया को G20 कंट्री के अंदर, और G20 कंट्री में से खासकर जो 9 कंट्री है, यानी कि इंक्लूड G20 के अंदर नहीं, G20 में तो हम हैं, इंक्लूडिंग 9 कंट्री यहां पर जो मोस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है, यानी कि जो ढंग से अपने ट्रैक को सही लेकर चल रही है, अनकंडीशनल जो कमिटमेंट है यहां पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का उसको लेकर चल रही है। प्री कोविड-19 जब यहां पर प्रॉब्लम, एक तरीके से कोविड-19 ने तो चीजें सबकी एक तरीके से बिगाड़ दी है, पर कोविड-19 से पहले जो एक डिसीजन लिया गया था G20 कंट्रीज में, तो जो 9 कंट्री का नाम लिया गया उनमें से एक हमारी कंट्री भी है जो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर काफी अच्छे से काम कर रही है। तो बाकी आप लोगों को याद होगा, अब की बार क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा कि G20 कंट्री के बारे में कौन सी G20 कंट्री है, तो क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में बन जाते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। आप लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज में है तो उसके बारे में जरूर याद रखिएगा। G20 हो गया, G7 हो गया, ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आसियान हो गया, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कम से कम मेंबर आप लोगों को पता होना चाहिए।
कनाडा, यूएसए, मेक्सिको 3 कंट्री तो हो गई यहां से नॉर्थ अमेरिका से, ब्राजील, अर्जेंटीना 2 कंट्री हो गई साउथ अमेरिका से। मोटे मोटे तौर पर जो बड़ी बड़ी कंट्री है ना, जो फेमस कंट्री है, वो आप लोगों को G20 में देखने को मिलती है। यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये हो गई आप लोगों की कहां से, यूरोप में से। रसिया और जो तुर्की, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहां पर। एक और इंपॉर्टेंट बात, वर्ल्ड में 2 कंट्री ऐसी हैं, एक तो है रसिया और दूसरी है तुर्की, जो कि कुछ पोर्शन इसका यूरोप में है और कुछ पोर्शन इसका एशिया में है, तो ये कंफ्यूजन माइंड में मत रखना। चाइना और इंडिया हो गया यहां पर, जापान, साउथ कोरिया हो गया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया यहां पर इस एरिया से, और अफ्रीका से आप लोगों को देखने को मिल रहा है साउथ अफ्रीका हो गया, और ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहां पर, इससे सऊदी अरेबिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बाकी यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो मेंबर, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये G20 कंट्री में से जो 9 एरिया है, उनमें से हमारी कंट्री है जो सही एरिया में पैटर्न को फॉलो करके चल रही है। तो G20 जो ब्लॉक है वो रेस्पॉन्सिबल है 78% जो ग्रीन हाउस गैस, यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, इस तरीके से ग्रीन हाउस गैस जो है वो 78% के करीब जो है वो G20 कंट्री में से आता है। अगर G20 कंट्री अपनी जो भी इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, अगर उसको ये अचीव कर पाते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। तो जो कंट्री और जो ग्रुप है यहां पर एक तरीके से तो उसको अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से देखते हैं कितने अच्छे लेवल पर लेकर चल पाते हैं। दिक्कत यहां पर क्या है, दिक्कत यह है कि 9 इनमें से जो है यहां पर 9 जो कंट्री है वो तो सही से फॉलो करके चल रही हैं, पर बाकी के यहां पर एक तरीके से नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट इस प्लेज, यानी कि जो इनके द्वारा प्रतिज्ञा ली गई थी उसको ये एक्सपेक्ट करते हुए एक तरीके से अचीव करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इसके चलते जो कंट्री है यहां पर EU के अंदर, उनके द्वारा कई सारे ऐसे भी जिन्होंने हायर एम्बिशियस जो टारगेट है उसको बोला गया कि हम लोग अचीव करेंगे, तो वो भी है, यानी कि कुछ तो अचीव नहीं कर पा रहे, कुछ जो कर रहे हैं वो अच्छे अच्छे टारगेट भी रख रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे चीजें जो है वो आगे सही डायरेक्शन में और बढ़ पाती है। अगर बात करूं यहां पर ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो पेंडेमिक के चलते काफी लार्ज स्केल पर घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि घर में से लोगों ने गाड़ी नहीं निकाली, फैक्ट्री बंद हो गई, सारे व्यापार बिल्कुल बंद हो गए, ना बस चल रही थी ना किसी की गाड़ियां चल रही थी, सब लोग अपने घरों में पैक थे। तो ये एक तरीके से हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो काम हम लोग करना चाह रहे थे उसमें कुछ डायरेक्शन में हम लोग बढ़े। इसी टाइम पर पोल्यूशन लेवल सबसे लो लेवल पर देखने को मिल रहा था। अपॉर्चुनिटी है कि हमारी जो डेवलपमेंट चल रहा है ना उसको हम लोग रिव्यू कर सकते हैं, एक तरीके से हम लोग सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं। तो इसी के चलते यहां पर माना जा रहा है कि अभी रिसेंटली जो यहां पर रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है, जो इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी, उसमें 12 ट्रिलियन जो ग्लोबल यहां पर लेवल पर यहां पर ग्रीन ग्रोथ पॉसिबल यहां पर हो पाएगी अगर प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। तो देखिए 2 तरीके होते हैं, फेल हो गए उस चीज को छोड़ दीजिए, पर लेकिन अगर कुछ मार्क्स ऐसा रह गए कि यार कुछ ही नंबर से रह गए तो फिर से ट्राई कीजिए। तो जो पेंडेमिक है यहां पर रिहेबिलिटेशन स्पेंडिंग के बारे में जब बात करते हैं तो ब्राउन सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर नॉर्मली फॉसिल फ्यूल वगैरह आप लोग देखते हैं ना, उसके बारे में बात की जा रही है। तो वहां से पैसा निकालकर ग्रीन सेक्टर में लगाना स्टार्ट कर दीजिए, फॉरेस्ट कवर आप लोग बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे हमारी कंट्री में बोला गया है। तो एक तरीके से हमारी कंट्री जो है पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से सही डायरेक्शन में चल रही है। कार्बन डाई एमिशन को भी यहां पर इनके द्वारा बोला गया है कि हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये जो चीजें यहां पर निकलकर सामने आ रही है, इसका अच्छा चीज यहां पर ये देखने को मिलेगी, अगर ढंग से इनको हम लोग अचीव कर पाते हैं तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है कि हाँ हम लोग को क्या क्या चीजें करनी है, पर लेकिन इसी के साथ में ये भी है कि अनसर्टेनिटी भी है, क्योंकि जैसे कोविड-19 आ गया, ठीक है, इसी के साथ में कितनी ऐसी कंट्री जिसको फॉलो कर रही है, यूएसए जैसी कंट्री बाहर निकल गई थी, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप निकल गए, अब दूसरे प्रेसिडेंट आगे इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। तो अगर बात करें पेरिस एग्रीमेंट के बारे में तो कार्बन सिंक जो है 2.5 बिलियन जो यहां पर बात की जा रही है और 3 बिलियन टन की, ये यहां पर बोला गया इक्विवेलेंट हमारी कंट्री में काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और कंट्री भी इस एग्रीमेंट के हिसाब से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो जो नेशनल प्लीज है जो सबके द्वारा ओथ ली गई थी ना हम लोग कम करेंगे, तो उस डायरेक्शन में चीजें बढ़ रही हैं। तो मल्टीपल बेनिफिट होंगे अगर पेड़ लगाते हैं, ठीक है, हमारी डाइवर्सिटी बढ़ेगी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, इसी के साथ में और भी क्लाइमेट सिस्टम में काफी फायदा होगा, रिसोर्सेज हमारे पास में होंगे। पर लेकिन इतनी सारी ये अनसर्टेनिटी से भी भरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो सोच रहे हैं वैसे ही हो जाएगा। अगर जैसा सोच रहे हैं वैसे ही होता चले जाए ना, फिर तो जिंदगी जीने में मजे आ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सोचना है बैठकर। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, कोविड-19 ने लोगों के मन में इतना ज्यादा डर पैदा कर दिया है कि जिसके पास में गाड़ी नहीं थी उन्होंने भी सोचा गाड़ी खरीद कर चलते हैं यार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो कहीं कोरोना ना लग जाए। तो हर एक इंसान जो है अपना पर्सनल व्हीकल प्रेफर कर रहा है। तो ये एक नेगेटिव चीज आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, इससे जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। और इसी के साथ में जो गवर्नमेंट है या स्टेट जो भी है सेंटर, वो क्या कर रही है, एक तो जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं उनके लिए प्रॉपर एरिया नहीं क्रिएट कर रही है, और इसी के साथ में जो साइकिल चलाने वाले लोग हैं उसके लिए भी सही एरिया क्रिएट नहीं कर रही है। तो ये भी यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोग कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी सड़कें आप लोग बनाते हैं, क्या उसके साइड में आप लोग यहां पर पाथ जो चलने वाला है वो भी बना रहे हैं, जिसको पेडेस्ट्रियनाइजेशन आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में साइकिलिंग के लिए
आप लोग रास्ता बना रहे हैं। अगर कोई चाहता है कि यार इसको यूज कर लो, आप लोगों को तो ये करना चाहिए, रास्ते छोटे छोटे बना दीजिए उसके बराबर में, और यहां पर बिल्कुल कोई भी बार नहीं रखना चाहिए। यहां पर बिल्कुल एक फराटेदार साइकिल लेकर पहुंचे आदमी, चाहे दूसरे वाले में जाम लगा रहे, ताकि लोग सोचे कि यार कम से कम साइकिल चलाने वाला जल्दी निकल गया। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस आप लोगों को करना पड़ेगा क्लाइमेट डिजास्टर के अगेंस्ट। कई बार साइक्लोन आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ता है, तो इसके चलते एग्रीकल्चर जो फार्मर है उनके ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, जो ग्लासगो 2021 में जो यूएन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उससे पहले आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा कि कैसे ग्रीन इन्वेस्टमेंट में फोकस देना है और कहां से फंडिंग निकल कर आनी है, ये बातें याद रखिएगा। जो ग्लासगो जो मैंने आप लोगों को बताया यहां पर, ये कहां पर है, ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो स्कॉटलैंड हो गया, यहां पर ग्लासगो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये इंग्लैंड हो गया, ये वेल्स हो गया, और ये हो गया आयरलैंड। तो ये कई सारे एरिया हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। यूके, इसका नाम रखा गया यूनाइटेड किंगडम। मतलब क्या, इसका मतलब ये कि कई सारे किंगडम, कई सारे राज्य को मिलाकर एक राज्य बनाना, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका मतलब क्या होगा, कई सारी एमिरेट्स, कई सारे स्टेट, कई सारे एरिया को मिलाकर एक एरिया बनाना। तो इनके नाम में ही इनका एक्सप्लेनेशन छुपा हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो कीजिएगा। तो यहां पर नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है यूके के अंदर, तो देखते हैं क्या उसको अचीव कर पाएंगे। तो 2021 का टारगेट है, तो उससे पहले, तो नया ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले सुधर जाओ, ये कहने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग भी सुधर जाओ, नया साल आने वाला है, अच्छे से उसको लेकर चलना, कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग भी है आर्टिकल और इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग यहां पर इसको ढंग से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ब्रॉड एरिया आप लोगों को रखना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से अपनी कंट्री के बारे में बात करूंगा, यूएसए के बारे में बात करूंगा, ग्लोबल लेवल पर कौन कौन सी कंट्री कंपनी क्या कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि ओनली मैं ही जो है यहां पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कोई यहां पर जो है आप लोगों को नहीं पढ़ाएगा, और जो भी पढ़ाएगा उसको क्या करूंगा, उसको मैं खरीद लूंगा, और खरीदने के बाद में मैं बोलूंगा कि आप लोगों को बस यहां पर इस चैनल के ऊपर ही आकर आप लोगों को पढ़ाना है। मार्केट में कंपटीशन बिल्कुल खत्म कर दूंगा, और फिर अपने कोर्स जो है वो बेचना स्टार्ट करूंगा, और कोर्स इतने महंगे होंगे कि वो जिसको खरीदना है खरीदेगा, नहीं खरीदना तो नहीं खरीदेगा, और इसके चलते जिसके पास में पैसा आएगा वही बस यहां पर इसको यूज कर पाएगा। तो सुनने में कैसा लग रहा है, सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, पर लेकिन ये रियलिटी आप लोगों को कई बार देखने को मिलती है सोसाइटी के अंदर में। जैसे आज की डेट में मैंने आप लोगों को उदाहरण भी दिया था कि जियो है, एयरटेल, बीएसएनएल सबको खरीद ले और अपने आप बोले कि बस मैं रहूंगा मार्केट में। ऐसा ही कुछ यहां पर अभी जो केस दायर किया गया जो फेसबुक के ऊपर यूएसए के अंदर में, तो फेसबुक के बारे में अकेले बात नहीं करूंगा, और भी कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मैं बताने वाला हूं। अभी रिसेंटली कई सारी एरिया ऐसे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, इसी के साथ में यूएसए हो गया, उनके अंदर जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, या गूगल आप लोग बोल सकते हैं, या कोई और दूसरी जो बड़ी कंपनी है यहां पर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, तो ये कंपनी जो है ये क्या करती है, अपने कंपटीशन को खत्म करने का काम करती हैं, कोशिश करती हैं, और उसका दो तरीका है। एक तो सबसे बड़ा ये है कि जो सामने वाले को खरीद लो, ठीक है, या दूसरे वाले के अंदर जो भी क्वालिटी है उसको अपने अंदर इंक्लूड कर लो, ताकि सामने वाला वैसे ही घुटने टेक दे। तो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मोनोपोली कहता है कि हम रहेंगे भैया, तुम नहीं आओगे यहां पर। तो ये अभी ये क्या हो गया, एक तरीके से एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस करते हैं कि ताकि कोई कॉम्पिटिशन में ही ना आए, बस हम लोग खड़े रहें। तो उसको रेगुलेट करने के लिए यहां पर यूएसए के द्वारा 1998 में यहां पर एक तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट है, तो उसके ऊपर यहां पर एक कटाक्ष कटा गया था। हालांकि वो लिमिटेड सक्सेस हो पाए थे, प्रॉपर वे में चीजों को नहीं कर पाए, पर लेकिन अभी जो नोवल कोरोना वायरस और पेंडेमिक जो निकल कर आया, तो जो मोनोपोली है यहां पर ये बिग कंपनी की इनकी बढ़ गई है, क्योंकि छोटे छोटे बिजनेस कई सारे बर्बाद हो गए हैं। तो अभी यहां पर यूएसए और यूरोपियन जो एजेंसीज हैं उसके अंदर जो नॉन चाइनीज कंपनी के खिलाफ ये लगे हुए हैं, बल्कि खुद की जो कंपनी है, जैसे फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, उनके ऊपर भी ध्यान रखे हुए हैं कि किस तरीके से अपना इन्वायरमेंट जो है एक तरीके से वो अनरेगुलेटेड है, तो उसको किस तरीके से यहां पर जो कंपटीशन है उसको खत्म करने की कोशिश करें। तो उसके खिलाफ भी यहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ भी जो केस दायर किए जा रहे हैं। अक्टूबर 2020 में अभी जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उनके द्वारा बोला गया था गूगल को कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, अगर तुम सर्च इंजन को रेगुलेट कर रहे हो एक तरीके से अपने लिए। यानी कि अगर गूगल में जाकर आप लोग सर्च करो, मान लीजिए मैं गूगल का मालिक हूं और मैं क्या कर दूं, अगर गूगल में सर्च करो आप लोग कि वीर तालियान, तो यहां पर कुछ भी सर्च कर रहे हैं आप लोग कि आप लोग कोई भी सब्जेक्ट सर्च कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी कंपनी है तो मेरे ही प्रोडक्ट सारे आ रहे हैं, या फिर मेरे से साथ में जो मिलकर काम कर रहे हैं उन्हीं के प्रोडक्ट सारे आ रहे हैं, तो आप लोग क्या देखने को मिलेगा कि हाँ मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है इसके अंदर में, ठीक है। यानी कि मेरी चीजें दिख रही है, इतना तो है नहीं कि यार मैं सारा एक तरीके से सर्वसरा मैं हूं, सारी चीजें मेरे पास में सारी अच्छी हैं, और
भी मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी, और भी मार्केट में अच्छे टीचर आप लोगों को मिल जाएंगे, और भी मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने वाले आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अगर उनकी चीजें अच्छी हैं तो सर्च करने के बाद में तो ऊपर उनका भी आना चाहिए। तो ये नहीं है कि बस मेरा दिखेगा वहां पर, तो ये गलत तरीका है। कंपटीशन खत्म करने का ये तरीका है जो गूगल कर रहा था। कोई प्रोडक्ट सर्च करें तो गूगल के जो सर्च इंजन में कंटेंट सबसे पहले आ रहा है, बाकी सबका नीचे आ रहा है, तो ये गलत तरीका था यहां पर। तो इसके खिलाफ यहां पर एक्शन लिया गया, तो गूगल ने कुछ चीजों को यहां पर सुधारा। इसी के चलते अगर बात करें अभी रिसेंटली दिसंबर के महीने में, वो अक्टूबर की बात बताई, दिसंबर के महीने में यूएसए का जो फेडरल ट्रेड कमीशन है, जैसे हमारी कंट्री में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, और इसी के साथ में 48 राज्य, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और गुआम जो है, इनके द्वारा जो फेसबुक के खिलाफ यहां पर केस दायर किया है कि फेसबुक क्या कर रहा है, जो स्मॉलर कॉम्पिटिटर है उनको क्रश कर रहा है, उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीद लिया, एक धांसू वाला कंपटीशन देने वाला था इसको, जो फेसबुक को, इसी के साथ में इंस्टाग्राम खरीद लिया, तो दोनों खरीद कर ठंडे बस्ते में डाल दिया। प्रॉपर वे में इनका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, बस पूरा आगे लेकर चल रहा है, किसको पूरा लेकर चल रहा है, फेसबुक को। और ये यहां पर क्या है, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं यहां पर ये इनके खिलाफ ये बेसिकली यहां पर केस क्यों दायर किया गया, क्योंकि ऑलरेडी इनके द्वारा बोला गया कि मार्क जुकरबर्ग 2008 में बोल चुके हैं कि इट्स बेटर टू बाय देन कंपीट, यानी कि सामने वाले के साथ में कंपीट करने से बेटर है कि उसको खरीद लो। भैया खरीदोगे तो अपने हिसाब से चलाओगे, फिर आपके अंडर में आ जाएगा, आप लोग चाहे उसको यूज करो चाहे ना करो, चाहे उसको बर्बाद कर लो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इट्स बेटर टू बाय देन कंपीट। कंपीट में तो आप लोगों को अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, और खरीदने में क्या करना है, बस पैसे ही तो लगाने हैं, उसके बाद में उसको डाल दो ठंडे बस्ते में उठा के, चाहे उसको खत्म कर दो, चाहे वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये कंपनी ऐसा ही यहां पर कर रही है। तो ये इसकी जो हाउस कमेटी रिपोर्ट है उसके द्वारा बताया गया है कि आज की डेट में ऐसी हरकतें यहां पर एप्पल, अमेजन और दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो करती नजर आ रही है। अमेजन जो एक तरीके से वो गेट कीपर है ई कॉमर्स सर्विस के अंदर, कुछ भी खरीदना है अमेजन से खरीद लो, इतनी शानदार सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं दूसरे कंपेयर में। तो ये एक तरीके से कंपटीशन को रिड्यूस करें, पर लेकिन कंज्यूमर को भी नुकसान यहां पर पहुंचा सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कंज्यूमर को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? यूरोपियन यूनियन के अंदर भी यहां पर अभी केस फाइल किया गया है अमेजन और गूगल के खिलाफ, ऐसी हरकतें करते हुए ये पाए गए हैं। तो कंज्यूमर को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? कंज्यूमर के लिए इसलिए खतरनाक है ये, एक तो सबसे पहले कंज्यूमर के सामने ऑप्शन नहीं रहेगा। आज की डेट में आप लोग अगर कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप लोग कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी कई सारी आप लोगों को ऑनलाइन कंपनी देखने को मिल जाएगी, वहां से जाकर खरीद सकते हैं। सोचिए अगर अमेजन ही है बस, उसके अलावा कोई और है नहीं है, प्रोडक्ट आप लोगों ने खरीदा, 1 महीने बाद आ रहा है, और उसके बाद भी आप लोग कुछ बोल नहीं पाओगे क्योंकि अकेला है यार, इसको बोल देंगे तो पता चला काम नहीं कर रहा, तो फिर कैसे काम चलेगा। बाकी जो वीक प्राइवेसी कंट्रोल देखने को मिलता है, इसके बारे में उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। जो व्हाट्सएप ये दबाकर यूज करते हैं, या फिर फेसबुक वगैरह जो एक तरीके से सारी इंफॉर्मेशन वहां पर शेयर करते रहते हैं, उनके लिए है ये। व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा यहां पर प्राइवेसी जो प्रोटेक्शन है उसको काफी लार्ज स्केल पर नुकसान पहुंचाया गया पास्ट में, हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। इनके द्वारा देखिए आज के डेट में अगर आप लोग किसी ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, तो आप लोग अलाउ का बटन दबाते चले जाते हैं कि हाँ आप लोग कॉन्टैक्ट को एक्सेस करना चाहता है, अलाउ, आप लोग मैसेज को एक्सेस करना चाहता है, अलाउ, आप लोगों का फोटो गैलरी को एक्सेस करना चाहता है, अलाउ, आप लोग की लोकेशन को एक्सेस करना चाहता है, अलाउ। तो ये जो आप लोग इसको परमिशन देते चले जाते हैं ना, आप लोग अपनी जिंदगी का कंट्रोल इनके हाथ में दे देते हैं, फिर यहां से डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर इसको ये यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कोई भी लोग जो है वो बड़ी बड़ी जो लाइन लिखी रहती है, बड़े बड़े जो पैसेज पैराग्राफ लिखे रहते हैं, उनको पढ़ते नहीं है। तो इसके चलते सिंपली एक तरीके से उस पर अलाउ का बटन दबा देते हैं कि हाँ हम लोग को सर्विस यूज करनी है। कोई सर्विस के चक्कर में वे अपने सारी प्राइवेसी उनके हाथ में ले जाकर रख देते हैं। तो बिगेस्ट जो सोर्स है आज की डेट में रेवेन्यू प्रॉफिट के लिए वो डेटा है। तो डेटा को एक नया ऑयल की तरीके से यूज किया जा रहा है। पहले टाइम में जैसे ऑयल के लिए लड़ाई हुआ करती थी, हाँ ये एनर्जी के लिए लड़ाई करते हैं, आगे चलने वाले टाइम में डेटा के लिए लोग जो है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर पता होगा मार्केट में ये वाली जनता ज्यादा है तो वही प्रोडक्ट बेचो ना मार्केट में, जो भी जनता को प्रोडक्ट चाहिए। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। मार्केट में अगर अब नया फोन आया, आप लोग सर्च कर रहे हैं सारे जाकर गूगल पर कि यार आईफोन 12, आईफोन 12, आईफोन 12, आईफोन 12, तो यहां पर पता चलेगा कि आईफोन 12 ज्यादा खरीदने वाले हैं, आईफोन 12 मैक्स, आईफोन 12 मैक्स कम है, आईफोन प्रो वाले और कम है। तो इस तरीके से तो क्या करेंगे, आईफोन 12 ज्यादा लेके आओ यार, ठीक है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा सर्च यही किए जा रहे हैं। तो ये होता है डेटा। इसी के साथ में आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने कोई लैपटॉप खरीदना है, जाकर सर्च किया, आप लोगों को उसके एडवर्टीजमेंट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है जो डेटा यूज आप लोगों का किया जा रहा है। तो इंडियन जो एंगल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें अपनी कंट्री के हिसाब से, तो हमारी कंट्री के ऊपर भी काफी ह्यूज इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है। इसका क्या रीजन है, यहां पर 400 मिलियन के करीब व्हाट्सएप के यूजर है। अगर टोटल 2 बिलियन में व्हाट्सएप की हम लोग बात करते हैं, उसमें 400 के करीब व्हाट्सएप के हमारी कंट्री में है ओनली। अमेजन जो है 1/3 जो इसका शेयर है ऑनलाइन रिटेल में, वो इंडिया के अंदर है, और आधा बचा कुचा कहां पर है, ये
जो दूसरा जो है फ्लिपकार्ट, वो वॉलमार्ट ने खरीद लिया, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया की जो फेसबुक है वो लार्जेस्ट सिंगल मार्केट है, लगभग 270 मिलियन के करीब अकाउंट आप लोगों को यहां पर इसके देखने को मिल जाते हैं हमारी कंट्री में। गूगल जो है वो सर्च इंजन में हमारी कंट्री में गूगल ही यूज करते हैं सब। क्या आप लोगों ने कोई दूसरा इंजन यूज किया है सर्च करने के लिए? गूगल सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो याहू वाहू तो कोई यूज ही नहीं करता है। ये सारी कंडीशन आप लोग देखते हैं। अगर कोई भी ऐप आप लोग डाउनलोड करते हैं, आईफोन यूजर कितने होंगे हमारी कंट्री में? मैक्सिमम लोगों के पास में ज्यादातर आप लोगों को एंड्रॉइड फोन देखने को मिलेगा। और एंड्रॉइड किसका है? ये गूगल प्ले स्टोर आप लोग देखते हैं, तो ये अकेला मालिक हो गया इसका। फेसबुक और गूगल जो है वो अभी हमारी कंट्री में कोलैबोरेट कर रहे हैं टेलीकॉम कंपनी कौन सी? रिलायंस जियो के साथ में, जो कि मुकेश अंबानी की है। आगे आने वाले टाइम में हर जगह अंबानी नजर आएंगे आप लोगों को। जैसे इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, मीडिया के बारे में बात करें, एंटरटेनमेंट के बारे में बात करें, डेली परचेज ग्रोसरी के बारे में बात करें, जो भी आप लोगों का आइटम दिमाग में आएगा, जो भी आप लोगों को सोच सकते हैं कोई आइटम, तो तुरंत अंबानी खड़े हुए मिलेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोगों को, अभी आगे भी देखने को मिलेगा, कोविड-19 ने हमारी कंट्री की इकोनॉमी की खस्ता हालत कर दी है। पर लेकिन अगर ये बात करें जो अंबानी टाइप में जो फैमिलीज हैं, इनको इतना ज्यादा प्रॉफिट यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये टॉप अमीरों में इनकी जो एक तरीके से जो एक लिस्ट में इनका नाम जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि आज के डेट में कैसी प्रक्रिया कंट्री में चलने को मिलने को देख रही है, जिसके चलते एक कंडीशन है। इसी के साथ में अगर बात करें प्राइवेसी के बारे में, प्राइवेसी लो नहीं है हमारी कंट्री में। अब तक डेटा इधर उधर हो रहा है, हमारी कंट्री में लो नहीं लाया गया, जबकि बहुत पहले एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी जो थी वो यहां पर नाम बताइए, कृष्ण भगवान जी के नाम पर थी, नाम पूरा बताइए, ठीक है। तो उसके नाम पर कमेटी का नाम यहां पर जब रखा गया, तो यहां पर वो कमेटी भी अब तक रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है, पर उसके बारे में अब तक लो नहीं बनाया गया हमारी कंट्री में। वैसे किसानों से रिलेटेड ऑर्डिनेंस तो लाके रख दिए इनको, पर लेकिन जो जरूरी है वो अब तक नहीं आ रही है चीजें। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है केएस पुट्टास्वामी केस के बाद में कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, पर लेकिन अब तक लग नहीं रहा है कि फंडामेंटल राइट है, जैसी चीजें देखने को मिल रही है। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें, जो एडवोकेट सेफगार्ड है वो भी प्रॉपर फॉलो नहीं किए जाते हैं। जब कोई बिल प्रपोज किया जाता है तो वो भी काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली वीक यहां पर प्रपोज किए जा रहे हैं जो चीजें, तो हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो डिजिटल कंपनीज हैं आने वाले टाइम में यहां पर एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन इनके खिलाफ लाना चाहिए। अगर कोई ऐसी हरकतें करता है, कंपटीशन को किल करता है, और पब्लिक कंट्रोल अगर एक तरीके से जो डिजिटल कंपनी उनके हाथ में देखने को मिल रहा है, तो ये पर्टिकुलर ऐसा होना चाहिए, कॉम्पिटिशन होना चाहिए यहां पर। ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी यहां पर काम कर रही है। और ये जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इनके साथ साथ में जो हमारी कंट्री की जो लोकल कंपनी है, कल को अगर अंबानी के सारे गूगल, फेसबुक इस तरीके के अल्टरनेटिव अगर आ रहे हैं, तो उसको भी हम लोग को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी अगर पूरा आप लोग समझना चाहते हैं फेसबुक के बारे में क्या केस था और क्या क्या कंडीशन यहां पर चल रही थी, ये टोटल मैंने इस आर्टिकल के इस जो बेसिकली जो ये वीडियो है अंदर डिस्कस किया है, जाकर सर्च कर लीजिएगा यहां पर, तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर भी डाल रखा है वैसे, और चाहो तो इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूंगा मैं, अगर जिस किसी ने नहीं देखा है, माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए चलता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल में अभी आप लोग को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर हैं वो इतने अमीर होते जा रहे हैं कि उनके आसपास भी कोई नहीं भटक रहा है आज की डेट में। टैक्स पॉलिसी भी इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है आज के डेट में। क्या क्या बातें हैं समझते हैं। सबसे पहले तो बोला गया कि आज के डेट में पेंडेमिक ने ऐसी हालत खराब कर दी है, कोविड-19 ने, कि हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि मॉडर्नाइज जो इंडियन किस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है, जो मॉडर्नाइज इंडियन कैसी होनी चाहिए, जबकि पुराना टैक्स स्ट्रक्चर चल रहा है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। पेंडेमिक के टाइम पे इंडियन जीडीपी जो है वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ठीक है, 2 क्वार्टर में। इवन आप लोगों को देखने को मिला, एक वर्ड यूज किया था मैंने, टेक्निकल रिसेशन, ठीक है। टेक्निकल रिसेशन का मतलब क्या होता है? जब कॉन्टिन्यूअस कंट्री जो है वो 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ में रहती है, तो इसका मतलब टेक्निकल रिसेशन हो गया। और 2 क्वार्टर का मतलब होता है 6 महीने, यानी कि एक साल में से अगर 6 महीने जो कंट्री जो है नेगेटिव ग्रोथ आती है, तो टेक्निकल रिसेशन हो गया। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 2 क्वार्टर हो गए 3-3 महीने के, तो 6 महीने हमारी कंट्री नेगेटिव उसमें रही, तो इसके चलते टेक्निकल रिसेशन में थी हमारी कंट्री। पर लेकिन अगर बात करें जो सुपर रिच थे वो और ज्यादा अमीर हो गए, यानी कि अगर बात करें हम लोग, हमारी कंट्री तो घट रही है, पर सुपर रिच और ज्यादा अमीर हो गए, ये यहां पर देखने को मिला, और कई कई तो 3 गुना तक पहुंची यहां पर चीजें। जनवरी से लेकर जून तक का 85% जो इंडियन है वो ऐड किए गए, अगर बात करें यहां पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की लिस्ट में। तो टोटल मिलाकर जो नेटवर्थ है मोर देन ये 50 मिलियन के करीब यहां पर जो देखने को मिल रही है, इसमें कई सारे जो अमीर लोग हैं वो ऐड किए गए यहां पर। जबकि हमारी कंट्री क्या है, वो एक तरीके से घुटनों पे चल रही है, रेंग रेंग कर चल रही है जो कंट्री की इकोनॉमी है, पर अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है, ऐसा कहां से चीजें चल रही हैं ये? दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया, जबकि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये सोचने वाली चीजें हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया आप लोगों के सामने। तीसरा,
वो कंपनीज, वो कॉर्पोरेट हाउस, इंटरनेट प्रोवाइड, लैपटॉप पर प्रोवाइड कराने वाले, मेडिकल रिसर्च करने वाले, ये भी दुनिया भर के एक तरीके से काफी ज्यादा प्रॉफिट इनको मिला कोविड 19 के ड्यूरेशन में। कॉर्पोरेट हाउस हो गए, ठीक है। जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूं, जैसे आज की डेट में अगर आप लोग देखें ना, सारी चीजें घर पर बैठे आप लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट हाउस को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, सारी चीजें घर तक आप लोगों को पहुंचा रहे हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को दुनिया भर का फायदा हुआ है, ऑनलाइन सारी चीजें आप लोग ले रहे हैं। मेडिकल जो रिसर्च है उनको फायदा हो रहा है। फोर्थ नंबर पर यहां पर जो बात की जा रही है, ये वो लोग जिन्होंने समय का ध्यान में रखते हुए फायदा उठाया, जैसे कि कुछ ने बनाई यहां पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो पीपीई किट बनाकर लेकर आए, कुछ ने सैनिटाइजर बनाए, ठीक है। इस तरीके की जो चीजें जिसने प्रस्तुत की गई पेंडेमिक में, उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है। वो तो रातों रात में करोड़पति बन गए, जिनके द्वारा ये चीजें मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दी नजाकत का फायदा देखते हुए। कोई मास्क बना रहा है, कोई हैंड सैनिटाइजर बना रहा है, तो ये बिजनेस ऐसा चल गया कि इनको करोड़ों रुपए देकर चला गया रातों ही रातों में। 3-4 महीने के अंदर जो इन्होंने कमाया, ये पूरी जिंदगी नहीं कमा पाएंगे इतना, जब यहां पर कोविड 19 अगर खत्म हो जाए। हालांकि अब तो ये चीजें चलती रहेंगी। मास्क और जो सैनिटाइजर है, ये एक नया नॉर्मल बन चुका है, लोग इसको हमेशा साथ में रखा करेंगे। अगर बात करें यहां पर पेंडेमिक के बारे में, तो यहां पर पेंडेमिक के साथ में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉवर्टी लेवल के भी नीचे चले गए, गरीबी हमारी कंट्री में बढ़ गई। माइग्रेंट वर्कर की खस्ता हालत आप लोगों ने देखी, किस तरीके से वो जूझ रहे थे, हमारी कंट्री की जीडीपी यहां पर गिर रही थी। तो ऐसे टाइम पर कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, फिस्कल स्टिमुलस देना चाहिए, और वो भी काफी बड़े वाला। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है? फिस्कल स्टिमुलस ये होता है, आप लोग समझिएगा, मान लीजिए आज की डेट में आप लोग अपने घर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और आप लोग के पेरेंट्स जो है वो आप लोगों को पैसा देते हैं महीने के 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए देते हैं। पर लेकिन कंडीशन जो बन गई, आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी लेकर आनी है, ठीक है, उसी के साथ में कुछ क्वेश्चन पेपर खरीदने हैं, कुछ एक्स्ट्रा किताबें आप लोगों को लेकर आनी है। इसी के साथ में आप लोग सोच रहे हैं थोड़ी हेल्थ सही रहे, तो कुछ खाने पीने का सामान थोड़ा ठीक से खरीद लेते हैं, बादाम छुआरे मखाने जो भी आप लोग खरीदने हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को पैसा थोड़ा और चाहिएगा अपने आप को सही डायरेक्शन में रखने के लिए। आप लोगों के पापा पेरेंट्स जो है वो एकदम क्या करेंगे, आप लोग ये बोलते हैं, चाहे उनके पास से पैसा हो या ना हो, वो तुरंत आप लोगों के अकाउंट में 10,000 रुपए और गिरा देंगे कि बेटा पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। 3 देखी होगी ना कि हमारे रूम में एसी नहीं है, अपने बेटे के रूम में एसी लगवाइए ताकि बेटा पढ़ता रहे। पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। जब यहां पर बाप को सबसे ज्यादा पैसा देना चाहिए था, जो खासकर स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जनता को, ये यहां पर अपने पास उसको लिए बैठे हैं। जीडीपी गिर रही है, गिरने दो, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, होने दो, ये प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ये माना गया हमारी कंट्री में ओनली 2% जीडीपी का खर्च किया गया पेंडेमिक के ड्यूरेशन में, जबकि जापान के द्वारा यहां पर 21%, ब्राजील के द्वारा 10% और इवन चाइना के द्वारा 7% तक यहां पर खर्च किया गया, पर हमारी कंट्री में ओनली 2%। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने अपने हाथ जो है वो पीछे खींचे। यहां पर कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट है, उनको काफी लार्ज स्केल पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है उनके टैक्स जो है पेंडेमिक से पहले कॉर्पोरेट टैक्स जो थे वो लोअर कर दिए गए थे हमारी कंट्री में, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाए जा रहे ज्यादा। इनकम टैक्स लोगों के कमर तोड़ी जा रही है इनकम टैक्स लगा कर, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो बिग मनी बनाने वाली कंपनीज हैं, खासकर इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, इनको और कम टैक्स यहां पर देखने को मिल रहा है। डिजिटलाइजेशन और ई कॉमर्स वाले जो हैं, ये एक तरीके से और ज्यादा सिंपल चीजें कर दी हैं। अब समझ में भी नहीं आता कहां से क्या क्या चीजें चल रही हैं, कितना प्रॉफिट इनका कहां पे हो रहा है, तो आराम से वो लाइफ को अपना एंजॉय कर पा रहे हैं। इवन नॉन जो रेजिडेंट ई कॉमर्स जो ऑपरेटर हैं, उनके भी चलते अगर बात की जाए, अभी यहां पर उनको जो एक तरीके से छूट दी जा रही है फाइनेंशियल एक्ट 2020 के तहत, जो टैक्स है यहां पर जो कम किया जा रहा है। ऑनलाइन जो सेल के ऊपर, जो सर्विसेज के ऊपर बोला गया टैक्स लगाया जाएगा 2%। अब तक उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो लगेगा नहीं लगेगा, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो डिजिटल जो टैक्स स्ट्रक्चर है जिसको अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है यूएन मॉडल कन्वेंशन के हिसाब से, ये अभी बातों में बातें चल रही हैं, अभी रियलिटी में क्या इंप्लीमेंट होगा वो समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि जो गरीब हैं उनको तो पूरा सताया जा रहा है, किसानों का लोन एक तरीके से नहीं दे पा रहे, तो किसानों के घर पे वो लग रही है एक तरीके से ताले, तो बेचारे कैसे कैसे काम करें, छोटी छोटी कंपनियां डूब रही हैं, तो उनके ऊपर एक अलग ही फंडा चल रहा है और बड़े बड़े हाउसेस को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कनाडा के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो कनाडा में बोला गया भी न्यू टैक्स यहां पर फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर इंक्रीज किया गया गवर्नमेंट रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। हमारी कंट्री में उसको घटाया जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। टैक्स अवॉइडेंस के बारे में अगर बात करते हैं, ग्लोबल जो वेब कंपनी है वो क्या करती है, वो फायदा उठाती है डिजिटलाइजेशन का और अपने आप पैसे को बचाकर निकल जाती हैं और कुछ हमारी कंट्री छूट दे देती है। तो इस तरीके से कंडीशन देखने को मिल रही है डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आप लोग बात करते हैं, हमारी कंट्री में अगर आप लोग इसको देखेगा, जो टैक्स रिडक्शन है कंज्यूमर पर, ठीक है, जो कि यहां पर पहुंचना चाहिए था। गुड्स और सर्विस के बारे में आप लोग बात करें, हमारी कंट्री में जब गुड्स और सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट किया गया तो बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान यहां पर देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात आप लोग को बताऊं, सबसे ज्यादा नुकसान नॉर्मल कॉमन इंसान को हुआ। क्या आप लोग दुकान पर जाते हैं, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जीएसटी लगा हुआ है, जीएसटी था पहले 28% की कैटेगरी में, तो मान लीजिए उस टाइम पर उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो है 500 रुपए, ठीक है, 28% जीएसटी लगा। अब यहां पर 28% से जीएसटी घटाकर
ये कर दिया इन्होंने कितना, ये इसको घटाकर 5% की कैटेगरी में ले आए या फिर 12% की कैटेगरी में ले आए। पर लेकिन दुकानदार क्या करे, दुकानदार अभी 28% का ही फायदा उठा रहा है, तो नॉर्मल जनता झेल रही है यहां पर। तो ये सिचुएशन आप लोग काफी लार्ज स्केल पर कई सारे एरिया में देखने को मिली। तो जीएसटी जो था वो प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं किया गया और कंज्यूमर को काफी ज्यादा नेगेटिव इसका इंपैक्ट देखने को मिला। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो सप्लाई चेन थी वो भी डिसरप्ट हुई काफी लार्ज स्केल पर। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करने वाली थी, पर लेकिन यहां पर भी प्रॉपर वे में काम नहीं किया गया। तो जो गवर्नमेंट के बारे में बात करें, जो इंडिया में डायरेक्ट टैक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो काफी फास्ट जो आप लोग चेंजिंग इवेंट आप लोग को आज के में देखने को मिल रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पर फेसलेस असेसमेंट की बात की और फियरलेस अपील की बात की। डिस्प्यूट अगर कोई होता है उसके रिजोल्यूशन की बात की, मैकेनिज्म की बात की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में बात करें तो वोडाफोन वाला केस आप लोग को देखने को मिला। तो एक तरीके से हमारी कंट्री जो थी इस केस में हारती आप लोग को नजर आई। तो ये एक अलग कंडीशन यहां पर नजर आया आप लोगों को। अगर बात करें हम लोग मीडिएशन के बारे में, एक तरीके से उन्हें कॉन्सिलेशन यानी कि एक तरीके से आप लोग चीजों को शांति में निपटा लीजिए, आर्बिट्रेशन कर लीजिए, उन सब चीजों के बारे में अगर बात करें, नेगोशिएशन सेटलमेंट के बारे में, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है वो डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करने का काम करता है। तो इसको सही से इंप्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई हमारी कंट्री में, अखिलेश रंजन टास्क फोर्स। ये जो कमेटी थी इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, पर अब तक उसको पब्लिक नहीं किया गया। तो ऐसी ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। पुराने ही रूल रेगुलेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो एक ऐसा टाइम जब यहां सबसे ज्यादा जरूरत है सिचुएशन को सुधारने की, सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन में चीजें चल रही हैं। तो इसको कब तक ऐसे रखेंगे, तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जो कि अब तक समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। एक और छोटा सा आर्टिकल इसके बारे में बता देता हूं, एक ओवरव्यू आप लोगों को देता हूं। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। अभी आज की डेट में जो गवर्नमेंट है उसको बोला जा रहा है कि एंटी ऑथराइजेशन जो स्ट्रगल देखने को मिलता है उसको सप्रेस करने की कोशिश करती है। यानी कि जैसे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यहां पर गवर्नमेंट उसको सप्रेस करने की कोशिश करती है। और ये हमारी कंट्री में नहीं है, पूरे साउथ एशिया में देखने को मिल रहा है। चाहे पाकिस्तान में चले जाइए, चाहे श्रीलंका में चले जाइए, जहां पर भी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई कुछ आवाज उठाता है तो गवर्नमेंट उसको सप्रेस करने की कोशिश करती है। और ये वही गवर्नमेंट होती है जो कटोरा लेकर जाती है वोट मांगने के लिए जनता के सामने, और जैसे ही पावर में आ गई तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे ये तो पैदाइशी एक तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आए थे यहां पर हमारे सर पर डांस करने के लिए। तो ये सिचुएशन आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में जगह जगह लोगों पर देखने को मिल रही है। डेमोक्रेसी का जो लेवल है वो घटता हुआ जा रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई आवाज उठा रहा है तो एक तरीके से उसको आवाज उठाने दीजिए, उसके एजिटेशन को सुनिए, समझिए, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। अब तक कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। दिल्ली में किसान पड़े हुए हैं हमारी कंट्री में, दिल्ली के आसपास वाले रीजन में, वही दिल्ली है जहां पर हम लोग हमारी पार्लियामेंट है, उसी के आसपास में सारे हमारे पॉलिटिशियन रहते हैं। पर ऐसा अब तक नहीं हुआ कि प्रॉपर वे में यहां पर सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश की जा सके। मतलब 15-20 दिन हो गए चलते चलते प्रोटेस्ट को, भूखे बेचारे मर रहे हैं आधे लोग वहां पर। तो आखिर कब तक ये सिचुएशन सुधारी जाएगी, तो ये कंडीशन हम लोग को समझनी पड़ेगी। कई सारे लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि हाँ इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। यार देखिए, वो तो कम से कम लगभग 2% लोग ना वो हर जगह मिलेंगे जो रोटियां सेकने वाले हैं। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के 98% जो लोग हैं वो भी बेवकूफ हैं यहाँ पर। ठीक है, 2% पॉलिटिशियन आगे अपनी रोटियां सेकने वाले पोजीशन के कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि वो भी जब पावर में थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया किसानों के लिए, बस अपनी रोटियां सेकनी है। तो ये हर एक कंट्री में आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं। ये इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा और इन सिचुएशंस को टैकल करना पड़ेगा। ये सही तरीका यहाँ पर नहीं है, और खासकर गांव वाले एरिया में आज के डेट में ये काफी ज्यादा प्रोटेस्ट सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इसी को यहां पर एनालिसिस किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है गल्फ ऑफ सुएज के बारे में। तो बोला जा रहा है ये एक तरीके से जो नॉर्दर्न एंड ये रेड सी में आप लोग कनेक्ट आएगा, और इसी के साथ में जो सनाई पेनिसुला है यहां पर वो सिचुएटेड है ईस्ट में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अगर बात करते हैं गल्फ सुएज के बारे में? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो आंसर क्या है? आंसर है यहां पर सी। गला सूख गया बोलते बोलते 1 सेकंड। तो यहां पर ये आंसर बिल्कुल इसका सही है। एक बार इसको मैप में आप लोग देख लीजिए कहां पर मैंने बात की है। यहां पर तो ये पर्टिकुलर एरिया यहां पर आप लोग गल्फ सुएज यहां पर ही देखने को मिलेगा। ये हो गया रेड सी, ये हो गया सनाई पेनिसुला। ठीक है, पेनिसुला नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री को इंडियन पेनिसुला बोला जाता है। तो ये नीचे वाला जो एरिया है, तो जो 3 डायरेक्शन से यहां से पानी से घिरा होता है उसको नॉर्मली आप लोग पेनिसुलर एरिया बोल देते हैं। ठीक है, त्रिकोण रूप में जो रहता है। गल्फ ऑफ एदन हो गया यहां पर, ये हो गया ओमान, ये हो गया गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ हो गया यहां पर, और ये हो गया यमन। ठीक है, तो ये है यहां पर इसके बारे में। तो पहले वाला जो वो था आर्टिकल का डिस्कशन वो भी काफी अच्छा था जो पहली वीडियो में था, जिसमें हम लोगों ने हेल्थ सर्वे के बारे में बात की थी। और यह है हमारी दूसरी वीडियो इसी से रिलेटेड, जो कि यहां पर एक तरीके से डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप लोगों का पूरा न्यूज़पेपर कवर हो गया। बाकी जो आर्टिकल्स होते हैं एडिटोरियल के अलावा जो नॉर्मल न्यूज होती है वो मॉर्निंग में आप लोग की देखने को मिलती है 4 बजे। तो 4 बजे बहुत सारे बच्चे उठ रहे हैं यार, आप भी उठिए अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं कि अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट करने हैं। तो मॉर्निंग में उठकर देखिए, सारी पीडीएफ यहां पर इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी, बिना टेंशन के जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ट्विटर
इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।